हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो आपके सोलर प्लांट होते हैं इसको दोस्तों किस भूमि पर स्थापित किया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस गर्म और सूखे क्षेत्रों में दोस्तों हम इसको स्थापित करते हैं। अब दोस्तों, इस सोलर प्लांट से जुड़ी घटनाएं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको दोस्तों मैं आपके सामने रखने की अपनी कोशिश करता हूं। सुनना दोस्तों, 2016 के अनुसार, किसके अनुसार, 2016 के अनुसार दोस्तों सोलर प्लांट के द्वारा बिजली 8% उत्पादित किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों 2022 के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको बढ़ा करके 16% कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट का कहना है ना ही 8 और ना ही 16, इसको बढ़ाकर हम दोस्तों 60% कर देंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि हम 60% आने वाले समय में हम सोलर प्लांट द्वारा हम क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। ये दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थी। अब सुनिए, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो भारत है ना, क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों सोलर प्लांट कहाँ पर है। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नोट करना दोस्तों, कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन इसी के साथ और आपको क्या जानना है, अगर दोस्तों विश्व के बारे में पूछे तो लिखिएगा विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों एमपी के, किसके, एमपी के खंडवा जिले में। कहां पर दोस्तों, एमपी के खंडवा जिले में। इस स्टेशन को अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है, इंस्टॉल किया जा रहा है। इसका जो कार्य है दोस्तों ये प्रगति पर है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा एमपी के खंडवा में और भारत का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है। इस चीज को आपको नोट करना चाहिए। और सुनना दोस्तों, जो आपका सोलर पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट का मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं और उस डायग्राम के तहत दोस्तों आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, ये जो प्लांट है सोलर पावर प्लांट है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आप जवाब दीजिएगा कि जो हमारी जो सोलर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने वाला जो प्लेट होता है, किस एंगल पर और किस दिशा में इसको हम इंस्टॉल करते हैं, है ना, किस दिशा में और किस एंगल पर। तो सुनिएगा दोस्तों, इससे जुड़ी जो बातें थी वो सुनिए। जो हमारा भारत देश है ना, ये भारत देश दोस्तों, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसीलिए दोस्तों अपने इंडिया के अंदर जब भी हम किसी प्लेट को स्थापित करते हैं तो दक्षिण दिशा में उसका क्या रखते हैं, उसका जो फेस होता है उसको दक्षिण दिशा में रखा जाता है। लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग एंगल पर इसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर दिशा के बारे में बोले दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर तो दक्षिण दिशा में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिएगा, ये पूरा सीन है दोस्तों जो कि एक पर्वतीय और सूखे क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कंडक्टर को समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण का रूप है दीर्घवृत्त, त्रिभुज या जंजीर का, या दीर्घ वृत्ताकार। समझिए दोस्तों, जंजीर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, ये एक क्या है, ये एक पोल है ना, ये एक पोल है और इसमें एक इंसुलेटर लगे हुए हैं, यानी कि कई सारे इंसुलेटर लगे हुए हैं। और ये दूसरी पोल है दोस्तों, ये दूसरी पोल है और इसमें ये इंसुलेटर लगे हुए हैं। तो आप जब देखते होंगे तो इस प्रकार से दोस्तों वायर झूले हुए होते हैं। वायर क्या होते हैं, इस प्रकार से झूले हुए होते हैं। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों झोल। इसको क्या कहते हैं, झोल, है ना। देखिए, लाइफ में भी झोल होता है दोस्तों, और यहाँ भी झोल से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो देखिएगा, इस झोल को हम क्या कहते हैं, शिथिलता, जिसको और क्या पढ़ा जाता है, सैग, है ना। तो सैग, ये इसका कारण क्या है, तो दोस्तों जंजीर इसका कारण है। जंजीर का मतलब क्या है दोस्तों, चैन। इसका मतलब क्या है, चैन। और चैन का मतलब है दोस्तों लंबाई से। जितना अधिक दोस्तों लंबाई होगी इस तार की, सैग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
3 देखिए कि कौन सी वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में होती है। अभी जो हाल ही में आपका एमपीटीओ का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट 22 दिसंबर को, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सी वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में होती है। ये होती है दोस्तों गुप्त वायरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? गुप्त वायरिंग को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कंसील्ड वायरिंग इसी को हम कहते हैं। क्या? कंसील्ड वायरिंग दोस्तों हम इसी को कहते हैं। अब बताइए कंसील्ड वायरिंग से जुड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं कि जो कंसील्ड वायरिंग होता है इसको हम 450 वोल्ट के लिए भी काम ले सकते हैं। किसके लिए? 450 वोल्टेज के लिए भी, और 250 से लेकर के लिखिएगा 250 वोल्ट से लेकर के 450 वोल्ट तक के लिए इस वायरिंग को हम काम में ले सकते हैं। और ये वायरिंग कब किया जाता है? ये वायरिंग किया जाता है दोस्तों जब आपका भवन तैयार हो रहा होता है, उसी वक्त ये वायरिंग भी तैयार किया जाता है। और जो कंसील्ड वायरिंग होती है ये दोस्तों बहुत महंगी वायरिंग होती है ना। ये दोस्तों बहुत महंगी वायरिंग होती है और ये बहुत सुरक्षित वायरिंग माना जाता है। कैसा वायरिंग है? ये बहुत सुरक्षित वायरिंग है। किस किस से इसमें सुरक्षा हमें मिलता है? तो लिखिएगा सबसे पहला सुरक्षा दोस्तों कि ये फायर प्रूफ होता है। कैसा होता है? ये फायर प्रूफ होती है ना, अग्निरोधी। और दूसरा दोस्तों ये वाटर प्रूफ भी होती है ना, लिखिएगा वाटर प्रूफ भी होती है और फायर प्रूफ। और तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों ये नमी रोधी होती है। कैसा होता है? नमी रोधी। इससे दोस्तों पानी से इसको कोई नुकसान नहीं होता है, आग से ये सुरक्षित होती है और ये दोस्तों पानी से और नमी तीनों से सुरक्षित होती है। और भी दोस्तों इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं हर पॉइंट को आपके सामने पेश कर दिया। आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो आपका पाइप वायरिंग, पीवीसी वायरिंग है, ये तीनों वायरिंग दोस्तों सिंगल फेज वोल्टेज के लिए, किसके लिए? सिंगल फेज वोल्टेज के लिए इसका हम काम में लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। आगे बढ़िए, किसी सर्किट में आर्क किसके रूप में व्यवहार करता है? अब समझिए आर्क के इस फिनोमिना को समझिएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो गया आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ वृद्धि होता है प्रतिरोध, है ना। नहीं समझ में आया तो अब भी समझिएगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि आर्क कैसे उत्पन्न होता है। सुनना दोस्तों, आर्क सर्ज वोल्टेज के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? सर्ज वोल्टेज के कारण भी आर्क उत्पन्न होती है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? वृद्धि के साथ वृद्धि होता प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध का मान दोस्तों, प्रतिरोध का मान अगर बढ़ जाता है तो आर्क का जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्विंचिंग हो जाएगा, यानी कि आर्क बुझने की कोशिश करेगी। ये कह रहा है कि सर्किट में आर्क किसके रूप में व्यवहार करता है? तो आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि यानी कि सर्ज वोल्टेज के कारण दोस्तों आर्क क्या करता है? उत्पन्न होता है। और फिर यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि वृद्धि होता प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध वृद्धि हो गया तो ये आर्क क्या होगा दोस्तों? ये आर्क जो है हमारी, ये आर्क कम हो जाएगी। तो आर्क को बढ़ाने का काम सर्ज वोल्टेज का है और घटाने का काम किसका है? प्रतिरोध का। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो करंट क्या होगा? करंट कम हो जाएगी और करंट कम होते ही दोस्तों क्या होगा? आर्क हमारी बुझ जाएगी। आपने एमसीबी देखा होगा दोस्तों, जब एमसीबी ट्रिप होती है, सर्किट को डिस्कनेक्ट करती है, तो उसके अंदर भी एक आर्क उत्पन्न होती है और उस आर्क को समाप्त करने के लिए वहां पर आर्क शूटर लगा होता है ना। एमसीबी में क्या लगी होती है दोस्तों? आर्क शूटर, है ना। आर्क शूटर लगी होती है। ये आर्क शूटर और कुछ नहीं दोस्तों, ये एल्यूमिनियम की इस प्रकार की पत्तियां अरेंजमेंट की हुई होती हैं और इन सभी पत्तियों को क्या करते हैं? बीच से इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से देखिए क्या होता है? लंबाई इसकी बढ़ गई और लंबाई बढ़ते ही रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ते ही दोस्तों क्या होगा? करंट घट जाएगी और करंट के घटते ही आर्क हमारी बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो चुका है। अगले क्वेश्चन से मिलिए, कोरोना प्रभाव को पता लगाया जा सकता है। कैसे आप कोरोना प्रभाव को पता लगाते हैं? अभी कोरोना से संबंधित क्वेश्चन आपको एमपीटीओ में देखने को मिला होगा दोस्तों। कोरोना प्रभाव को आप कैसे पता लगाते हैं? तो सिसकी आवाज से, गंध से और दोस्तों चमक से पता लगाते हैं, है ना। तो गंध, चमक और सिसकी आवाज, जिसको आप क्या कहते हैं? हिसिंग ध्वनि। इसी को आप क्या कहते हैं? हिसिंग ध्वनि, है ना। सिसकी आवाज हिसिंग ध्वनि होता है। और गंध, और जब भी गंध निकलती है दोस्तों तो इसी के साथ में गैस भी रिलीज होती है। क्या होती है? गैस भी रिलीज होती है। और यही गैस क्या करता है? ये गैस दोस्तों तारों में, किसमें? तारों में
जंग लगाता है। तारों में दोस्तों ये क्या करता है, जंग लगाने का यही कारण है कि गैस रिलीज होती है गंध के समय। और चमक कैसा होता है, तो चमक दोस्तों बैगन के आकार का, कैसा, बैगनी आकार, बैगनी रंग में। ये फोटो देखिए, ये आपको दिखा जा रहा है एक ट्रांसमिशन लाइन का फोटो। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों इंसुलेटर है, उस ट्रांसमिशन लाइन का ये इंसुलेटर है और ये इसका रिंग है। और इस रिंग में आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ से कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये जो लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं, यही है दोस्तों क्या इसकी, ये कोरोना की लाइट है। और यही लाइट क्या करती है, यही लाइट दोस्तों गंध और गैस दोनों रिलीज करती है। फिर क्या होता है, ये यहाँ पर आपको इस रिंग में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कंडक्टर में भी दोस्तों होता है और कंडक्टर में फिर जंग लग जाता है। और कंडक्टर में जंग अगर लग गया दोस्तों तो इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, उसकी लाइफ टाइम घट जाती है। तो देखिएगा ये कैसे होता है और कितने वोल्टेज पर होता है। ये 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम पर होता है। 30 किलो वोल्ट पर क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इस वोल्टेज पर जो हवा होती है ये आयोनाइजेशन हो जाती है। इसका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन होता है। और जैसे ही हवा दोस्तों चार्ज हो जाती है, उसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि एयर के माध्यम से करंट का प्रवाह होने लगता है और यही हमारी कहलाती है कोरोना लॉस। तो कोरोना लॉस के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है, कोरोना लॉस के लिए बताइए कौन जिम्मेदार है। सबसे अधिक कोरोना किस मौसम में होता है, तो सबसे अधिक जो कोरोना होता है वो आर्द्र मौसम में होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक नमी होती है और नमी के कारण ये कोरोना हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखना, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है, बताइएगा। जो मानव शरीर का प्रतिरोध है, यानी कि आपका जो प्रतिरोध है, ये औसत के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। औसत का मतलब क्या है, एवरेज है ना, लगभग के बारे में बात कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों 1000 ओम। कितना, 1000 ओम। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि सूखा शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका सूखा शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लिखिएगा इसका प्रतिरोध होता है दोस्तों 1000 ओम से अधिक। 1000 ओम से अधिक दोस्तों सूखा शरीर का प्रतिरोध होता है ना, 1000 ओम से अधिक। और अगर आपसे गीला के बारे में पूछे कि बताइएगा गीला शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो जो गीला शरीर का प्रतिरोध है दोस्तों वो होता है 1000 ओम सेंटीमीटर क्यूब से कम। कितना दोस्तों, 1000 ओम सेंटीमीटर क्यूब से कम गीला शरीर का ये प्रतिरोध होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो गतिविधि की इकाई होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काम आ सकता है। आप इसको नोट करना कि रेडियो गतिविधि की इकाई क्या होती है, ये क्यूरी होती है दोस्तों। क्या होती है, क्यूरी। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों एक क्यूरी बराबर कितना होता है, तो एक क्यूरी बराबर होती है दोस्तों 3.7 गुणे 10 की घात 10 डिसइंटीग्रेशन है ना, डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकंड। ये किस में होता है, ये 1 क्यूरी बराबर होती है। अब बताइएगा फ़ारेनहाइट किसका है, तो ये तापमान का है। किसका दोस्तों, ये तापमान की इकाई है। और एक फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, एक फ़ारेनहाइट बराबर होती है, नोट करना, -17.2 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, -17.2 डिग्री सेल्सियस। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है दोस्तों, ये एनर्जी गैप का है। किसका, एनर्जी गैप का। आपने जब सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो एनर्जी गैप आपको वहां पे देखने को मिला होगा, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.62602 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। सुनिएगा, एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 डिस इंटीग्रेशन प्रति सेकेंड। और फ़ारेनहाइट में -17.2 डिग्री सेल्सियस। अभी दोस्तों एक र्यूमर या फिर ऐसे ही किसी राशि के बारे में पूछा गया था कि उसको डिग्री सेल्सियस में कितना कहते हैं, और फ़ारेनहाइट नहीं ऐसे कुछ था, मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। ये आया था फर्स्ट शिफ्ट में, 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में इलेक्ट्रिशियन का, उसमें ये पूछा गया था, है ना। तो फ़ारेनहाइट बराबर इतना होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति की स्थिति कब होती है। ये होती है दोस्तों बैक ईएमएफ
बैक ईएमएफ बराबर 2 गुणे आपूर्ति वोल्टेज। बैक ईएमएफ क्या है? बैक ईएमएफ को दोस्तों जो आपकी ईबी होती है इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? इसको दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा, है ना। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा हम किसको ज्ञात करते हैं? बैक ईएमएफ को ज्ञात करते हैं। और बैक ईएमएफ हमें क्या देता है? बैक ईएमएफ दोस्तों हमें यांत्रिक शक्ति देती है ना। क्या देती है? यांत्रिक शक्ति देती है। अगर मोटर में बैक ईएमएफ नहीं है तो आपको दोस्तों मोटर के शाफ्ट पर किसी भी प्रकार का कोई मैकेनिकल पावर नहीं मिलेगा। बैक ईएमएफ दोस्तों क्या करता है? आप जरा खुद सोचिए ना कि मोटर को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, लेकिन कैसे दोस्तों वो अपने आप मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार है दोस्तों यांत्रिक शक्ति देने का बैक ईएमएफ ही जिम्मेदार होती है, जिसको दोस्तों हम कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की लाइटिंग अरेस्टर का फंक्शन होता है कौन सा है दोस्तों? वोल्टेज सर्ज को कम करना। वोल्टेज सर्ज को कम करना ये लाइटिंग अरेस्टर का क्या है? फंक्शन है। और जो आपकी लाइटिंग अरेस्टर होती है, नोट कीजिएगा, जो आपकी लाइटिंग अरेस्टर होती है, ये लाइटिंग अरेस्टर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? ये दोस्तों चालकीय पदार्थ के। किसके? ये चालकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों कॉपर, जैसे कि कॉपर, है ना। कॉपर क्या है? एक चालकीय पदार्थ है और ये क्या करता है दोस्तों? सर्ज वोल्टेज को कम करता है। जो आपकी आकाशीय बिजली होती है, नोट कीजिएगा, जो आपकी क्या होती है? आकाशीय बिजली, इस बिजली से ये क्या करता है? इस बिजली से ये बचाती है आपकी लाइटिंग अरेस्टर। और आकाशीय बिजली को कौन बचाता है? कोरोना। कोरोना दोस्तों आकाशीय बिजली को भी बचाता है। कोरोना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यही आकाशीय बिजली को ये बचा लेती है ना। और डिसएडवांटेज तो बहुत है, लेकिन एडवांटेज सबसे बड़ी यही है कि कोरोना लॉस से क्या होता है? कोरोना लॉस से दोस्तों यही होता है कि आकाशीय बिजली से वो सुरक्षा प्रदान करता है लाइन को। तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईई नियम के अनुसार, है ना, आईई नियम के लिए, आईई नियम किसके लिए है? ये दोस्तों बचाव के लिए भी है और सुरक्षा के लिए भी है। आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित यानी कि विद्युत से संबंधित, करंट से संबंधित कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, तो आपको आईई नियम को दोस्तों, आईई नियम का पालन करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए दोस्तों ये सुरक्षा और सेफ्टी, है ना, सुरक्षा और बचाव दोनों के बारे में आपको जानकारी देता है और दोनों के बारे में ये आपको बचाव करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अब देखिएगा 10 ही प्रश्न थे दोस्तों इस क्लास में। अब आपको कैसा लगा प्रश्न? और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हर प्रश्न महत्वपूर्ण था। आपने दोस्तों बहुत अच्छी तरह से हर पॉइंट को नोट किया होगा और इसी प्रकार से दोस्तों आप अधिक से अधिक प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करते रहिए। यही दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस है आपके एग्जाम के वक्त काम आती है। जिसका प्रैक्टिस जितना अधिक होगा उसकी तैयारी में वजन उतना ही आएगा और आपको अपना तैयारी वजनदार बनाना है। तो चलिएगा दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, छोटों को प्यार दीजिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने जीवन में अग्रसर होते रहिएगा। और हाँ, आप सभी का दिन शुभ हो, हम ऐसा कामना करते हैं। कल सुबह फिर से लौट के आइएगा दोस्तों। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।